चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम का अपन थोड़ा सा सवालों के थ्रू रिवीजन करते हैं। अगेन फॉर्मूले तो नए नहीं है, एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो हो सकता है कि बेटा मैंने आपको पहले ना लिखाए हों और अब हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस सेशन के अंदर फॉर्मूले लिख दूँ। अदरवाइज बेटा मोस्टली वही बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि अपन ने एक तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना अपन सीख जाएंगे प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। चलिए सबसे पहला सवाल, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली। बट ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो मुझे दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट, नॉट एन इश्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड में E0 लिख दूं, इट इज 48 वोल्ट पर मीटर। द RMS वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रही है, वेव सामने जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं ऑसिलेट करेगी। मुझे उस मैग्नेटिक फील्ड की RMS वैल्यू चाहिए। अब कोई भी फंक्शन अगर साइनोसॉइडली अगर वेरी कर रहा होता है तो उस फंक्शन की जो RMS वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 होती है। सर मैं मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं? बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय C। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 48। C कितना है? 3 × 10⁻8। बड़ा आ गया 16 × 10⁻⁻8 ऑफ कोर्स टेस्ला। लेकिन ये तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। RMS अगर निकालनी तो इसको √2 से डिवाइड कर दो, दैट कम्स आउट टू बी 8√2 × 10⁻⁻8 टेस्ला। आई होप काम चल जाएगा आपका। कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। अरे बेटा ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं है? 8√2 कितना? 1.414। बड़ा 1.414 मल्टीप्लाई करने पर मेरे ख्याल से 11.3 आ जाएगा शायद, या आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक बात और बोलूं, वेक्टर फॉर्म में अगर याद करना चाहो ना तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि E0 इज इक्वल्स टू B0 क्रॉस C। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर याद करना चाहो। हालांकि वेक्टर फॉर्म में इस सवाल में जरूरत नहीं थी। ठीक, चलिए बच्चों अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, आराम से इत्मीनान से पढ़कर करने वाला सवाल है, और सवाल में अगेन सिखाने लायक बताने लायक बातें तो हैं यार। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग Z एक्सिस। ठीक है बेटा, ये जो KZ - ω t लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो Z एक्सिस के अलोंग आ रही है। मैं Z ऐसे आपकी तरफ मान लूँ, ऐसे X मान लूँ, UY मान लूँ, ऐसे Z मान लूँ, तो वेव आपकी तरफ आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो यूं ऑसिलेट कर रहे होंगे। जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जरूर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, लेकिन आपकी जो वेव है वो सामने की तरफ आ रही है, डिस्टर्बेंस सामने की तरफ आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिखा हुआ है I कैप, तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ही निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो X एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस बात है कि Y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, और वेव आपकी ऑफ कोर्स मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो Z एक्सिस के अलोंग है। मैं लिख भी लेता हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है इस सवाल के अंदर वो X एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो Y एक्सिस के अलोंग है, और वेव जो है मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बड़ा ऑफ कोर्स Z एक्सिस के अलोंग है। ऑब्वियस बात है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, परपेंडिकुलर बड़ा आपको दिख भी रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। ए रेक्टेंगुलर एरिया इज टू बी केप्ट सच दैट एट t इज इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट करंट मे फ्लो थ्रू द एरिया। बड़ा कोई रेक्टेंगुलर मैंने एक एरिया लिया, उसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट जाना चाहिए। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हुआ करता था ε0 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बट ऑफ कोर्स E.S। डिस्प्लेसमेंट करंट उस क्रॉस सेक्शन में से होगा जिस क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा,
और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा, उसी में से सिर्फ और सिर्फ कोई डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अब फ्लक्स किस में से गुजरेगा, कौन से वाले प्लेन में से गुजरेगा? समझदार बच्चा देख के बता देगा। वो कहेगा देखो सर, वेव भले ही जेड के अलोंग जा रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, तो अगर मैं ऐसा कोई प्लेन लूं तो उसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी नहीं। अगर मैं कोई ऐसा प्लेन लूं तो उसमें से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी। हाँ, अगर मैं ऐसा प्लेन लूं तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और वो लगातार समय के साथ चेंज होगी। ऐसे किसी एरिया में से अगर फ्लक्स गुजरेगा तो वो फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा, और ऐसे में से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो एरिया शुड बी लाइक दिस। ये एरिया बेटा देखना, ये x है, ये y है, ये z है। ये एरिया कौन से प्लेन में है? YZ प्लेन में। कौन से में? YZ प्लेन में। तो आपको एरिया कैसे रखना चाहिए? YZ प्लेन में। बेटा YZ प्लेन मस्ट बी सम ऑप्शन, यस। YZ प्लेन के पैरेलल बेटा कोई सा भी अगर एरिया रख दोगे तो उसमें से बेटा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो क्रॉस होगी, तो फ्लक्स क्रॉस होगा, फ्लक्स क्रॉस होगा, और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है साइनसॉइडली, तो उस क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो बड़ा ठीक है, मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन आ गया? सी आ गया। इसमें से कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे, एरिया बड़ा आपका ऐसे, ये बड़ा एरिया है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे, इसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इसमें से गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, इस क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स गुजर जाएगा, फ्लक्स गुजरेगा तभी बड़ा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था, मतलब मुझे तो पसंद है। ठीक है, इससे मतलब बच्चों को सिखा तो सकता था ना मैं बहुत सारी बातें यार। ठीक है, एन ऑडियो सिग्नल इज गिवन एज दिस मच। बेटा कोई ऑडियो सिग्नल है जो मुझे भेजना है, उस ऑडियो सिग्नल का ये एम्पलीट्यूड है, ये बड़ा ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये कोई कैरियर वेव है जिस पर चढ़ाकर मैं बड़ा वेव को भेजना चाहता हूं। ये जो चढ़ाना है इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये रहा और उसकी फ्रीक्वेंसी ये रही। ठीक है, बाकी बड़ा ग्राफ भी दे रखा है, कोई बात नहीं। देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बड़ा मुझसे पूछा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो ना वो फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड ही नहीं करता। कौन से वाले में? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड्स पर ही डिपेंड करता है क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड ही चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोल रखा तो हम बड़ा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही मानेंगे, और इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है AM अपॉन AC। AM मतलब वो वाली वेव जिसको मैं भेजना है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। बड़ा मुझे इस ऑडियो सिग्नल को भेजना है और इसका एम्पलीट्यूड है 15। AC मतलब जो कैरियर वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड क्या है? बड़ा उसका एम्पलीट्यूड है 60। बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 1/4 या फिर 0.25। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बड़ा ऑप्शन इज ए। आप याद भी रख सकते हो इस बात को कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है म्यू जो है ये हमेशा बड़ा 1 से छोटा आना चाहिए। अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हो बड़ा 1 से छोटा आना चाहिए। आगे जाकर मैं एक बात बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा वो हमेशा बड़ा म्यू से बड़ा आना चाहिए। मैं ऐसा कोई सवाल करा भी दूंगा जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला आए, बट रफली आप एक बार के लिए याद रख सकते हो कि हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अंदर म्यू की वैल्यू 1 से छोटी आएगी और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स में बड़ा म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। कुछ नहीं बोल रखा तो मान के चलते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही हमसे पूछा है। ठीक, क्योंकि यही जनरल है, ये तो बड़ा स्पेशल केस टाइप से है, कभी कभी आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों ने सही कर भी लिया। अच्छा, कारण याद है ना कि हमने इस पर इसको क्यों चढ़ाया था? हमने इसको इसलिए चढ़ाया था कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो वेव की वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ अगर कम होगी तो जो एंटीना है उससे ज़्यादा पावर जा पाएगा। ठीक है, आसान से सवाल बेटा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स-रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। गामा रेज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने तो याद तक कर रखा है कि इनकी वेवलेंथ जो है बेटा वो पिकोमीटर के ऑर्डर में लाई करती है। ठीक है ना। एक्स-रेज बेटा अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी वेवलेंथ जो है बेटा वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में लाई करती है।
हीट रेज, अरे बेटा हीट रेज मतलब हमारी बॉडी में से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो। अब ये रेडिएशन जो निकलती है हमारी बॉडी में से, इनकी वेवलेंथ तो बड़ा कहीं से कहीं तक भी वेरी कर सकती है, लेकिन अगर हम हमारी बात करें, हमारा टेम्परेचर मान लो जैसे 300 केल्विन के आसपास है, तो हम में से जो रेज निकलती हैं वो मोस्टली इंफ्रारेड रीजन के आसपास लाई करती है। मतलब ऐसे मान लो कि 10,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास बड़ा वेवलेंथ वेरी करती है रफली। बीटा रेज, हाँ बीटा रेज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सर क्यों? अरे बेटा बीटा रेज तुमने किसको बोल रखा है? बीटा पार्टिकल किसको बोलते थे? इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन अगर भाग रहा है तो अपने आप में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, हर पार्टिकल एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, उस वेव को बढ़ाने बोल दिया बीटा रे। तो बीटा रे अपने आप में ऐसे कोई नई चीज नहीं है, बीटा रे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसको बोल दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, तो बोल देना बेटा, ठीक समझिए क्या ये बोलते हैं। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बीटा। ठीक है बच्चों, आगे चलते। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से कन्विंस हो गए होंगे इस बात से ना। आगे चलते। नेक्स्ट इज बड़ा एक बहुत ही ऐसे स्टैंडर्ड सा सवाल है और आराम से सुनिएगा। हालांकि सवाल का आंसर निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले वापस से बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इस फॉर्मूले पे एक सवाल मैं आगे और करा दूंगा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। बड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक बड़ा प्लेट ये रही, दूसरा के पास प्लेट ये रही, दोनों प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन है वो डी है, इनका एरिया जो आपके पास ए है। ठीक है, इस चार्ज बाय कांस्टेंट करंट आई, बड़ा यहां से तार आ रहा होगा, यहां तार जा रहा होगा, यहां पर करंट आई है, यहां पर करंट आई है, तो यहां पर चार्ज क्यू आ गया, यहां पर चार्ज माइनस क्यू आ गया। ठीक है, एंड वी नो दैट कि डी क्यू अपॉन डी टी इज आई। कंसिडर ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए बाई 2 पैरेलल टू द प्लेट्स ड्रॉन सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है ना, यहां पर मुझे एरिया लेना है ए बाई 2, यहां मुझे एरिया लेना ए बाई 2। मुझसे पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ इस एरिया में से। अब यार जैसे जैसे इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज चेंज होगा वैसे वैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, और अगर वो गुजरने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा। बिकॉज वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इस क्रॉस सेक्शन में से गुजरने वाला कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस क्यू चार्ज की वजह से होगी क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लेट की वजह से होगा अगेन क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। कुल मिलाकर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। आई एम रियली होपिंग कि बड़ा लार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आता है क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतने से एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? इतने से एरिया में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया बेटा ये वाला ए नहीं है, ए बाई 2 है, जैसे मल्टीप्लाई किया बड़ा दैट कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ले बेटा मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, हाफ तो बड़ा बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू अपॉन डी टी। व्हाट इज दिस डी क्यू अपॉन डी टी? इस डी क्यू अपॉन डी टी इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस चार्ज इज ऑफ कोर्स ये वाला आपका कंडक्शन करंट, दैट इज योर डी क्यू अपॉन डी टी। तो इस डी क्यू अपॉन डी टी को आई लिख दो, तो दैट कम्स आउट टू बी आई बाई 2। तो इस क्रॉस सेक्शन में से गुजरने वाला जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई बाई 2। ठीक है, ऐसे वैसे आप इस तरह की चीज सवाल में एक रफली बात याद रख सकते हो कि प्लेट का एरिया ए है और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर उसका जस्ट हाफ है तो यहां पर करंट कंडक्शन करंट अगर आई है तो इस एरिया में से गुजरने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट इस कंडक्शन करंट का हाफ होगा। अगर इस एरिया के मुकाबले ये एरिया 1/3 है तो अगर ये वाला करंट आई है
तो इस एरिया में से गुजरने वाला जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है वो I/3 होगा। एंड आई थिंक यू कैन एक्सट्रापोलेट। ठीक है, सोच लोगे आगे कितना। वैसा सा ही सवाल एक बार फिर से, नया सवाल नहीं है, ठीक है, वैसा सा ही सवाल है, ठीक है, और बस सिचुएशन नहीं है, सवाल बड़ा एक तरीके से वो वही है। ठीक है, सुनना। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी, बड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपके पास डी है, तो इसका कैपेसिटेंस तो अपने आप आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इज जॉइंट टू बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, बड़ा इसको मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, रेजिस्टेंस R है, बैटरी का बड़ा EMF आपके पास E है, बड़ा लगातार चार्ज यहां पर आएगा, यहां पर प्लस की, बड़ा यहां पर माइनस की। ठीक है बेटा, ठीक। कंसिडर ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया A/2, बेटा मुझे एक प्लेन सरफेस लेना है A/2 का, पैरेलल टू द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के पैरेलल एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन देम। तो बेटा यहां पर मैंने कोई ना कोई एरिया लेना है, ये वाला जो एरिया है ये आपके पास A/2 है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें से गुजरने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, मुझसे ये पूछा है। अब मैं तो जो मैंने लास्ट वाले सवाल में चीज समझाई ना, मैं तो वहीं से आता हूं। देखो यार, अगर ये वाला करंट I है तो इस क्रॉस सेक्शन में से गुजरने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट ID है। मैंने मेरे बच्चों को समझा रखा है कि अगर ये वाला एरिया A है और ये अगर एरिया A/2 है तो सीधी सी बात है कि ये वाला करंट अगर I है तो इसमें से गुजरने वाला जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो जस्ट I/2 हो जाएगा। मैं वापस से प्रूव नहीं कर रहा, मैंने बेटा पिछले सवाल में तो प्रूव कर दिया, बार बार वही थोड़ी बता रहा हूँ। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर यहां पर करंट I है तो इसमें से गुजरने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट I/2 है। चलो ना बाई 2 को बाहर निकाल लो। क्या हमें ये I लिखना आता है? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, ये तो सिंपल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने हमें सिखा रखा है कि किसी भी टाइम पर जो करंट होगा उसकी वैल्यू होगी E/R e⁻⁻t/RC। आई रियली होप कि बड़ा मेरे बच्चों को याद है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में किस टाइम पर कितना चार्ज होता है, किस टाइम पर कितना करंट होता है। नहीं याद तो याद कीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है E/2R e⁻⁻t/RC। सर सी तो दिया नहीं है, सी मतलब बेटा कैपेसिटर कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। ये वाला है क्या? E/2R इंटू e⁻⁻TD/RA। हाँ ये वाला लग रहा है, ये बड़ा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आपका आंसर है। ये बड़ा पावर में है, ठीक है, थोड़ा दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है, ये पावर में है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल। हालांकि सवाल थोड़ा सा डायमेंशन का है लेकिन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई बहुत ऐसे हाई फाई चीज नहीं पूछ रखी है, बनना चाहिए। अरे यार, if E denotes the intensity of electric field, the dimension of quantity epsilon naught times dE/dt are those of। इसकी जो डायमेंशन है ना वो इनमें से किसकी डायमेंशन के बराबर है, मुझसे ये पूछा गया। अब जो थोड़ा सा मतलब कमजोर बच्चा होगा ना वो क्या करेगा कि पहले एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन लिखेगा, फिर नीचे टाइम की डायमेंशन लिखेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, फिर चेक करेगा कि यार उसकी डायमेंशन इनमें से किसकी डायमेंशन से मैच कर रही है। ऐसा नहीं कि उसका आंसर नहीं आएगा, उस बच्चे का भी आंसर आएगा, बस उसको थोड़ा सा आंसर निकालने में समय लग जाएगा। कर तो वो सब कुछ बेसिक से रहा है, एक तो बेटा पहले उसको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन याद होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है। सवाल थोड़ा वो भी कर लेगा लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा यूं सोच रहा हूं कि देखो यार, मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट ठीक है, डी उस बेटा नीचे dt है, ठीक है।
DE ठीक है, DT ठीक है, बड़ा मैं एरिया बांटता रहता हूं। ठीक है, मुझे इसकी डायमेंशन पूछिए, इसकी डायमेंशन जो होगी वो ऑफ कोर्स करंट अपॉन एरिया के बराबर होगी। यार करंट अपॉन एरिया तो सुना सुना सा लग रहा है, आप लोग हाँ सर करंट अपॉन एरिया तो करंट डेंसिटी हुआ करता था, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन करंट डेंसिटी की डायमेंशन के बराबर होगी। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, हमारा दैट इज ईपी। तो कोई बच्चा अगर बिल्कुल बेसिक से करता कि पहले एप्सिलॉन नॉट की निकालता, फिर ई की निकालता, फिर जो डायमेंशन आई फिर चेक करता कि इसमें से किसके साथ वो मैच कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता। किसी को अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला फॉर्मूला याद रहता तो सटासट बड़े आराम से कर लेता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगेन बेटा बढ़िया सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल सुनिएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज पीक वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है वो 20 नैनो टेस्ला है। एन मतलब बेटा नैनो। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बेटा मुझसे पूछा है कि ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सिंपल, E naught will be of course B naught into C, that is 20 into 10 raised to power minus 9 into 3 into 10 raised to power 8। ये बड़ा निपट गया, मेरे ख्याल से 6 आ गया। 6 न्यूटन पर कूलाम बोल दो, या बड़ा 6 वोल्ट पर मीटर बोल दो। वो यूनिट तो बड़ा एक ही दोनों ही ऐसा यूनिट होती है, बड़ा आंसर इज 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आई होप याद रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज ऐसे बड़ा थ्योरेटिकल सा सवाल है ना, इसका आंसर बड़ा आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये वाला सवाल मुझे ऐसा लगता है कई बार पूछ रखा है। हालांकि ऑब्वियस बात है आंसर हमेशा वही रहेगा। ए डिजिटल सिग्नल इज, बड़ा डिजिटल सिग्नल जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, ऐसे U 0 0 1 0 1, इस फॉर्म में डिजिटल सिग्नल है। जो एनालॉग सिग्नल है वो बेसिकली बेटा इस तरह का साइनोसॉइडल टाइप ऑफ सिग्नल रहेगा। ये डिजिटल सिग्नल और ये आपका एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के अंदर हमेशा ही आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो ज़्यादा रिलायबल होगा, जस्ट बिकॉज कि जो एनालॉग सिग्नल है उसमें एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार ऐसे वेरी करती रहती है, और एम्पलीट्यूड अगर लगातार वेरी करती रहती है तो उसमें एरर आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। डिजिटल सिग्नल इज ऑलवेज अबाउट जीरोज एंड वंस। ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट लो एंड हाई, तो इंफॉर्मेशन के अंदर एरर की संभावना थोड़ी सी कम होती है और यहां पर एरर की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर जो आपका वोल्टेज है वो लगातार वेरी कर रहा होता है, और अगर लगातार वेरी कर रहा होता है तो उसमें रीडिंग्स के अंदर गलती आने में संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो डिजिटल सिग्नल इज इन जनरल more reliable as compared to analog signal, is more reliable than analog। कारण भी समझ गया, कारण क्या है, डिजिटल सिग्नल में तो इनपुट दो ही हैं, सॉरी आउटपुट दो ही हैं, 0 और 1, 0 और 1। इसमें जो आपका आउटपुट है बड़ा वो माइनस V0 से लेके प्लस V0 तक है। अब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, अब यार एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, उसमें गलती आने की संभावना ज्यादा रहती है। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट 0 एंड 1, लो और हाई, एंड दैट्स इट। तो यहां पर इंफॉर्मेशन के अंदर एरर कम रहेगी, यहां पर इंफॉर्मेशन के अंदर एरर थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अच्छा पॉइंट है बेटा, प्लीज 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 याद रखें। अगेन बेटा थ्योरेटिकल से सवाल है, मुझे ऐसे कोई खास इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। बेटा जो भी आप सिग्नल भेजना चाहते हो उसके कारण हम कैरियर वेव के अंदर, कैरियर वेव के किसी कैरेक्टरिस्टिक को जो चेंज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। दैट प्रोसेस नोन एज मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन के पीछे तुम कारण भी जानते हो, जो वेव हम भेज रहे होते हैं उसे हम YM बोल देते हैं। इस वेव को हम किसी दूसरी वेव के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिस वेव के ऊपर हम चढ़ा देते हैं उस वेव को हम बोलते हैं बेटा क्या, कैरियर वेव। अब इस वेव में जो इंफॉर्मेशन है वो इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के अंदर भी डाल सकता हूं। तो मैंने एक तरीके से कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस जो सिग्नल हमें भेजना है इस सिग्नल को हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के अंदर भी डाल सकते हैं, और उस कारण से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और उस केस में हम बोल देंगे ये जो कैरियर वेव है उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया है। तो आप कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड भी मॉड्यूलेट कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मॉड्यूलेट कर सकते हो, और दिस एंटायर प्रोसेस नोन एज मॉड्यूलेशन।
ये मॉड्यूलेशन जो होता है ना, ये तो सेंडर वाले एज पे होता है। जब फाइनल सिग्नल रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो क्या करता है कि उसी सिग्नल को वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, कैरियर वेव को हटा के फेंक देगा और जो एक्चुअल सिग्नल था जिसको हमने राइट किया था कैरियर वेव पे, वो अलग आ जाएगा। ठीक है, तो सर हमने ऐसा किया क्यों, चढ़ाया क्यों, जो एक्चुअल सिग्नल था उसको क्यों नहीं भेजा? एक्चुअल सिग्नल जो हम भेजना चाह रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा इन जनरल कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ किसी सिग्नल की अगर ज़्यादा होती है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर ज़्यादा होती है, तो उसे भेजने के लिए हमें एंटीनास भी लार्ज साइज के चाहिए होते हैं और पावर भी बहुत कम आता है। पावर बहुत कम आता है तो सिग्नल जो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तो हम जानबूझ के उस सिग्नल को एक सिग्नल के ऊपर चढ़ाते हैं, जिसके ऊपर चढ़ाते हैं वो आपकी कैरियर वेव है, और उसके कारण एक नई वेव बन के आती है, दैट इज मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, वही मॉड्यूलेटेड वेव आपके रिसीवर के पास पहुंच जाएगी, रिसीवर उसको वापस से कन्वर्ट कर देगा, है ना, कैरियर वेव को निकाल के फेंक देगा और आपकी जो वेव, आपको जो सिग्नल था एक्चुअल, उसको वो यूज कर लेगा। उस वाले एंड पर हम बोल देंगे डीमॉड्यूलेशन हुआ है और सेंटर वाले एज पर हम बोल देंगे यहां पर आपका मॉड्यूलेशन हुआ है। ठीक, आई होप याद रखोगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगेन बड़ा सिंपल सी, जो मैंने भी बात बोली थी उसी पर सवाल है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ओनली द एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। सही बात है बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो कैरियर वेव है उसके एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है। एक आंसर हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो वेव आप भेजना चाहते हो उसको हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में डाल देंगे, है ना, और उसमें क्या चेंज कर देंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे, एम्पलीट्यूड वो का वो रहेगा। मैं वन इसकी आगे किसी सवाल के अंदर इक्वेशंस पे लिखकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आगे किसी न किसी सवाल के अंदर इक्वेशंस लिख दूं। हालांकि मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने इक्वेशंस लिखी थी, बट मैं वापस से लिख दूंगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सवाल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल अच्छा है। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर वी मैक्स एंड वी मिनिमम, देन द मॉड्यूलेशन फैक्टर, बेटा मॉड्यूलेशन फैक्टर बोल दो या मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है और मिनिमम वोल्टेज है वो मुझे गिवन है, और मुझे मॉड्यूलेशन फैक्टर पूछे, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछिए एक तरीके से, जिसे म्यू कहते हैं। जो वेव मुझे भेजनी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AM साइन ओमेगा एन इंटू टी। जो वेव, जिस वेव पर हम राइड कराएंगे, जो कैरियर वेव है, उसको मैं ऐसे लिखता हूं VM। अच्छा बेटा ठीक है, ये वोल्टेज बोल रखे हैं तो V लिख दो, चलो VM, इसे लिख दो VC साइन ऑफ ओमेगा C इंटू। अच्छा, अब मैंने एक बार फाइनल जो रिजल्टेंट वेव है मॉड्यूलेशन कराने के बाद उसमें क्या होगा कि इस वाली इंफॉर्मेशन को हम एम्पलीट्यूड में डाल देंगे और आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा VC प्लस VM साइन ऑफ ओमेगा MT इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT। ये आपके पास रिजल्टेंट वेव आ गई और आपने कैरियर वेव का क्या चेंज किया? एम्पलीट्यूड चेंज किया। अब चेक करो कि ये जो रिजल्टेंट वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये वाला एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा और हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा VC प्लस VR। ठीक है, मिनिमम कब होगा? मिनिमम वोल्टेज तब होगा जब ये साइन ओमेगा MT -1 हो जाएगा और इसकी लीस्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा कितनी? VC माइनस VM। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। म्यू जो होता है इसका फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है, VM अपॉन VC। जो वेव भेजनी है उसका एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड। मैं ये VM और VC कैसे निकालूं? बेटा मेरे ख्याल से VM और VC बड़े आराम से आ जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड किया तो मेरे पास VC की वैल्यू आ गई है V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम अपॉन 2 और VM आ गया V मैक्स
माइनस वी मिनिमम अपॉन, मेरे पास ये आ गया वी एम अपॉन वी सी। मुझे वी एम अपॉन वी सी निकालना है तो डिवाइड कर दो बड़ा, मेरे पास आ गया दैट इज वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। बड़ा देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बड़ा ऑप्शन है, कौन सा? सी वाला, सॉरी सी वाला तो डी वाला, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। ये बड़ा आपका आंसर। कई बच्चे बड़ा इसको ऐसे आंसर जो ये आया ना उसको याद भी कर लेते हैं कि बच्चे, ठीक है उनकी मर्जी है, बट मुझे ऐसा याद बात नहीं रहता तो मैं तो बड़ा ऐसे ही काम चला लेता हूँ, ठीक है। ये आपका मोटिवेशन इंडेक्स। आगे चले, चलिए नेक्स्ट इज, जो पिछले सवाल के अंदर मैंने थ्योरी बताई उसी के बेसिस पर बड़ा एक सवाल और है। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कंटेन्स 3 फ्रीक्वेंसी। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसके पास 3 फ्रीक्वेंसी होंगे, कौन से कौन सी? एफ सी तो बेटा जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ एस लिखी हुई है ये शायद बेटा जो हमारी वेव अपन को भेजना ना, जो सिग्नल भेजना है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी शायद। तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज आएंगे सोचते हैं बेटा। देखो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आई ये वाली, मैं इसको लिखूँ एक बार के लिए। रिजल्टेंट वेव आई हमारे पास इस तरह से, y इज इक्वल्स टू वी सी साइन ओमेगा सी टी, वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है। बड़ा मैं यहां पर ओमेगा सी की जगह मैं ओमेगा एस लिख दूं, क्योंकि बड़ा इसमें हर जगह एस एस लिखा हुआ ना, इसलिए सॉरी सी तो सही है। ये जो सिग्नल अपन भेज रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बड़ा इसमें एस से रिप्रेजेंट कर रखा है, मैंने एस लिख दिया। ये तो वैसा का वैसा रहने दो, ये तो वैसा का वैसा ही रहने दो, इसको ऐसे लिख दो वी एम अपॉन 2 बड़ा 2 साइन सी साइन डी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ आई थिंक कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा एम सॉरी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस इंटू टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस इंटू टी। ये मेरे पास आ गया कुल मिलाकर वी सी साइन ओमेगा सी को मैं 2 पाई एफ सी भी लिख सकता हूं प्लस वी एम बाई 2 कॉस ऑफ 2 पाई बेटा बाहर निकाल लो एफ सी माइनस एफ एस इंटू टी भी लिख सकता हूं माइनस वी एम बाई 2 कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी भी लिख सकता हूं। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेव है। रिजल्टेंट वेव में जैसे आप नोटिस कर रहे हो बड़ा 3 फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ये और एक, 3 फ्रीक्वेंसीज आपकी जा रही, ठीक है। आप ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हो, सॉरी ग्राफ भी बना सकते हो। इधर की तरफ तो एम्पलीट्यूड और इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी। जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी बड़ा वो आपके पास होगी एफ सी माइनस एफ एस, और इसका एम्पलीट्यूड होगा बेटा कितना ए एम बाई 2। इसको तुम म्यू टाइम्स ए सी बाई 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि म्यू कितना होता है ए एम अपॉन ए सी, तो बड़ा वो सेम बन जाए। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है बड़ा वो है एफ सी प्लस एफ एम, सॉरी बेटा एफ सी प्लस एफ एस कर दो इसको, मैंने एफ एम की जगह एफ एस लिख दिया, क्योंकि उसमें हर जगह एफ एस लिखा हुआ था। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ सी प्लस एफ एस, और उसका एम्पलीट्यूड भी वही है म्यू ए सी बाई 2 या फिर बड़ा ए एम बाई 2, ए एम बाई 2 या वी एम बाई 2 बड़ा वही की बात है। एक फ्रीक्वेंसी और है बड़ा कौन सी एफ सी, एक फ्रीक्वेंसी और है बड़ा कौन सी एफ सी, और इसका एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है, मैं ए सी लिख दूँ, ए सी लिख दूँ बेटा वी सी लिख दूँ, ये बड़ा कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं एफ सी माइनस एफ एस
एफ सी और एफ सी प्लस एफ एस, सिर्फ और सिर्फ 3 फ्रीक्वेंसीज हैं। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। बड़ा ये आपका सी। एक बात और बेटा, यहां से यहां तक का जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इसे हम बैंडविड्थ कहेंगे, इसे हम बैंडविड्थ कहेंगे। ये जो बैंडविड्थ है बेटा देखना कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो एफ सी कैंसिल, 2 टाइम्स एफ एस या फिर बेटा 2 टाइम्स एफ एम, एक ही बात है बेटा। इस वाले सवाल में एफ एस लिखा हुआ तो मैंने एफ एस लिख दिया कि जो सिग्नल भेजना है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस लिख दी। ये बड़ा कई बार बुक वगैरह में या फिर बड़ा एनसीईआरटी में हर जगह एफ एम लिखा है तो एफ एम, एक ही बात है, सेंस तो सेम ही है ना। ये बड़ा आपकी बैंडविड्थ है। आई रियली होप कि बड़ा सारा फंडा आपको समझ में आ ही गया। सी आंसर हो गया, कोई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो मैंने बातें सिखाई है उसी के बेसिस पे एक छोटा सा सवाल ये रहा। फॉर ए कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज, बेटा कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो है एफ सी एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, बेटा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो सिग्नल हमें भेजना है एफ एम, वो बेटा मेरा है 5 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द विड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन, बेटा मुझसे विड्थ पूछिए तो जो बच्चा बोलेगा ना विड्थ, तो बोलते सर विड्थ तो ये है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी उसके बीच का डिफरेंस है। तो बच्चा डायरेक्ट बोल देगा कि सर कुछ खास चिंता वाली बात नहीं है, विड्थ जो आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ एफ एम आ जाएगी, 2 टाइम्स 5 किलो हर्ट्ज आ जाएगी। आंसर मस्ट बी 10 किलो हर्ट्ज। ये लबड़ा बी आंसर। फिर भी कोई बच्चा कहेगा सर और डिटेल बताओ, तो मैं बोल दूंगा कि बड़ा ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रहा एम्पलीट्यूड। जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी एफ सी माइनस एफ एम, मतलब 95 किलो हर्ट्ज। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी एफ सी प्लस एफ एम, 105 किलो हर्ट्ज। और एक बड़ा जो आपकी एफ सी है वो तो आएगी बड़ा वो कितनी है 100 किलो हर्ट्ज। मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, ये गैप बड़ा आपने निकाल लिया, 105 माइनस 95 बड़ा कितना आएगा 10 किलो हर्ट्ज। ये जो गैप है बड़ा यही एक तरह से आपकी बैंडविड्थ बोल दो या फिर बड़ा क्या बोल दिया विड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव, तो एक ही बात। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल है बेटा, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबका एक बार आपको सेंस तो बता दूं। द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड फॉर रेडार रिले सिस्टम एंड टेलीविजन, बेटा रेडार रिले और टेलीविजन के लिए हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बेटा यूएचएफ। यूएचएफ मतलब बेटा आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये बेटा इसका आंसर होगा। सवाल थोड़ा थ्योरेटिकल है बेटा, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं, बाकी मैं हर एक का अर्थ बता रहा हूं, ठीक है, जो आपके आगे किसी सवाल में काम आ जाए। जो आपकी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज हैं ये रफली आपकी 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको बड़ा हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज कहेंगे रफली, ठीक है। कभी वीएलएफ लिखा हो तो बड़ा इसका मतलब होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है ये बड़ा ऐसे मान के चल लो कि 15 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज के बीच की जो रेंज है उसको हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट बड़ा मेरे पास वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वीएचएफ मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है बड़ा वो आपकी यूएचएफ से तो कम होगी लेकिन बड़ा वीएलएफ से ज्यादा होगी। इसकी जो वैल्यू है बड़ा रफली आप ऐसा कह सकते हो कि 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज के बीच में ऐसे रफली है। बड़ा नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी जो है बड़ा आप ऐसा कह सकते हो कि ये 30 गीगा हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज है बड़ा उसको मैं एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज कह रहा हूँ, ठीक है।
तो इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। सबसे कम कौन सी होगी बेटा? VLR। ठीक, ये मैंने बेसिक बेटा एक ऐसे रेंज बता दी आपको, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो फुल फॉर्म अगर पता होती है ना तो बच्चा कम से कम हल्का फुल्का सोच सकता है कि हाँ किस रेंज में फ्रीक्वेंसीज होगी, किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी। तो फुल फॉर्म पता हो गया थोड़ा, ठीक है, काफ़ी हद तक तो आपका काम चल जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, अच्छा सवाल सुनिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन ए मटेरियल इज दिस मच, ठीक है ना, एंड वेवलेंथ इज दिस मच। बेटा किसी मटेरियल के अंदर वेव की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो मुझे ये दे रखी है। तो मुझसे पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा इस मीडियम का। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है C/V। वी मतलब बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कैसे निकालूं? किसी भी मीडियम के अंदर वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा मेरे पास है 5000 एंगस्ट्रॉम इस मीडियम के अंदर, और फ्रीक्वेंसी है 2 × 10⁻14। 3 0 तो बेटा यही हो गया, सॉरी मैं 3 काट रहा हूं, ये गया तो 10⁻4 आ गया। तो मेरे पास आ गया बेटा 5 दूनी 10 इंटू 3 ये बेटा दैट इज 1 × 10⁻8। ऑफ कोर्स सब कुछ अगर SI यूनिट में अगर यूज किया तो मीटर पर सेकेंड। मुझसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, दैट इज ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों कैंसिल हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई है 3। कई बार सवाल में यही पूछ लेते हैं कि बताओ इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या क्या होगी। ठीक है, तो एक बार ये अगर 3 की वैल्यू आ गई है, थोड़ा हो सकता है कि सवाल के अंदर एप्सिलॉन नॉट दे दें और μr पूछ लें, हो सकता है कि μr दे दें और एप्सिलॉन नॉट पूछ लें। शायद लास्ट ईयर भी पूछा था सवाल के अंदर कि एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, बताओ उसका एप्सिलॉन r क्या होगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो सेम थी, नॉन मैग्नेटिक है मतलब μr तो हो गया 1, पूछा था कि एप्सिलॉन r क्या होगा। तो इस सवाल के हिसाब से अगर देखें तो μr की वैल्यू अगर 1 है तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 9 है। जैसा सवाल पूछ रखा है बेटा जेईई ने पहले से, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें n पूछ लें या फिर μr या एप्सिलॉन r पूछ लें। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, अगला सवाल भी थोड़ा स्टाइल अलग है बट काफी हद तक सवाल कॉन्सेप्चुअली सेम ही है। बट आपके पास इस तरह का सवाल, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बड़ा ठीक है, ये उसका एम्पलीट्यूड, ये एक तरह से वेव का ओमेगा, ये बड़ा एक तरह से के मतलब बड़ा एक तरह से एंगुलर वेव नंबर वगैरह वगैरह, प्रोपगेट्स इन ए डायरेक्ट्रिक मीडियम, अच्छी बात है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अगेन बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर निकालना है तो हमें पता है कि इट इज बेसिकली C/V। सर V कैसे निकालूं? बेटा किसी भी वेव में V की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ω/K। ये हम पहले वेव से भी इस बात को जानते हैं। ओमेगा मुझे दे रखा है 6 × 10⁸ K, 1.5 × 10⁸। बड़ा n मुझसे पूछा है, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5 × 10⁸। बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगेन बड़ा मैं वापस से क्या बोलूँ इस बात को, लेकिन इससे तुम एप्सिलॉन r और μr भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अच्छा सवाल, और ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखाया तो था आपको रिवीजन के टाइम, बट सवाल तो बड़ा नहीं करा पाया था, अभी करा था। इफ ए कैरियर वेव ऑफ 1000 kHz is used to carry a signal, minimum length of transmitting antenna will be। बेटा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 1000 kHz। इस वेव को भेजने के लिए जो एंटीना है उसकी कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैंने सिखा रखा है कि एंटीना की जो लेंथ है वो रफली बड़ा λ/4 के ऑर्डर में अगर होगी तो उस केस में सबसे बड़ा रहेगा। मुझे लैम्डा निकालना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लैम्डा होगा बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स V/r। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एयर में जा रही होगी तो वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी है 1000
किलो हर्ट्स, किलो मतलब 1000, 1000 हर्ट्स, 1000 हर्ट्स बड़ा 3 जीरो ये 3 जीरो ये कितने हो गए 6, तो ये हो गया 10⁻²। बड़ा मेरे ख्याल से 300 मीटर तो आ गई वेवलेंथ। लेकिन सर मुझे तो निकालना है एंटीना की लेंथ। एंटीना की लेंथ मेरे पास आएगी 300 डिवाइड बाई 4 बड़ा कितना 75 मीटर। मुझे एंटीना की जो लंबाई है वो रफली बड़ा 75 मीटर्स के आसपास रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चले। एक और सवाल बेटा, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सवाल है और इस फॉर्मूले पर भी बड़ा सवाल आ सकता है। मैं भी आपको बड़ा एक बार फॉर्मूला समझा देता हूं। एन ऑसिलेटर इज प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच। ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ सी बड़ा, ये तो आपकी एक तरीके से जो एक्चुअल सिग्नल जो आपको भेजना है बड़ा वो है दैट इज 2 किलो हर्ट्ज विथ ए वेरिएशन ऑफ बड़ा वेरिएशन या डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है बड़ा ये आपका 10 किलो हर्ट्ज है। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? यहां पर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स रहेगा बड़ा दैट विल बी डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब डेविएशन या वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय जो फ्रीक्वेंसी बड़ा अपन को भेजनी है। वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 10 किलो हर्ट्ज डिवाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है बड़ा दैट इज 2 किलो हर्ट्ज। बड़ा किलो हर्ट्ज कैंसिल, म्यू की वैल्यू आ गई है 5। सर आपने तो कहा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा 1 से कम रहेगा। AM के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा 1 से कम रहेगा और FM के अंदर हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ए मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रेवलिंग बड़ा ठीक है। पीक वैल्यू मुझे दे रखी है 20 नैनो टेस्ला बड़ा ठीक है, तो सवाल रिपीट सा ही है। मेरे पास B0 की जो वैल्यू है बड़ा वो 20 नैनो टेस्ला है। ठीक है, मुझसे पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगी 20 इंटू 10⁻⁻9 इंटू बड़ा C दैट इज 3 इंटू 10⁸8 बड़ा नो बड़ा कितना हो गया 6। ठीक, ये बड़ा आपका आंसर। आई रियली होप बड़ा सारे के सारे सवाल आप समझ भी गए होंगे और फॉर्मूले भी लगभग को सारे याद हो भी गए होंगे। फिर भी आप सवालों पर और खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको और सवाल करने हो तो एक्चुअल क्लास वाले सवाल भी आप इससे कर सकते हो। हालांकि कोई बच्चा अगर सिर्फ थ्योरी में मेन पॉइंट अगर पढ़ ले लिख ले तो मुझे ऐसा लगता है कि EM वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम के सवाल तो सारे आपसे सही हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में।